हर कोई कहता है हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान, इंडिया इंडिया, भारत भारत। तो आज हम जानते हैं कि हमारे देश का नाम हिंदुस्तान और इंडिया कैसे पड़ा है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कल्पना चौहान आज बात करूंगी कि भारत का नाम हिंदुस्तान और इंडिया कैसे पड़ा है और इसके पीछे क्या कारण है। अभी दिल्ली के एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है कि अनुच्छेद 1 में इंडिया शब्द को हटाकर उसके स्थान पर भारत या हिंदुस्तान रखा जाए, क्योंकि अनुच्छेद 1 ये कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, है ना। संघ का मतलब होता है यूनियन से। तो वहाँ पे हमारे संविधान में दो शब्द जोड़े गए हैं, एक है भारत और दूसरा है इंडिया। तो अब ये डिमांड की गई है कि जो इंडिया शब्द है इसको हटा दिया जाए और इसके स्थान पर ये आपका इंडिया जो भारत है वो तो रहे, साथ के साथ हिंदुस्तान रखा जाए, या तो भारत रखा जाए या हिंदुस्तान रखा जाए। इस बात की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, जिस पर 2 जून को सुनवाई होनी थी, लेकिन 2 जून को सुनवाई स्थगित कर दी गई। स्थगित करने के पीछे रीजन ये है कि जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं वो छुट्टी पर होने की वजह से इस सुनवाई को स्थगित कर दिया गया है और अगली तारीख भी अभी तय नहीं की है कि कब अगली तारीख दी जाएगी। अब हम ये देखते हैं कि हमारे देश का नाम जो हिंदुस्तान पड़ा है वो कैसे पड़ा है। हम ये देखते हैं कि जो हमारा हिमालय है, जैसे आप देखेंगे कि हिमालय है, हिमालय की वेस्ट में एक नदी बहती है जिसे सिंधु नदी के नाम से जाना जाता है। सिंधु या इंडस नदी के नाम से, इंडस रिवर के नाम से जाना जाता है। और एक बड़े भूभाग में नदी बहती है और इस भूभाग को हम क्या कहते हैं, सिंधु घाटी कहते हैं। ठीक है, तो हिमालय के वेस्ट में जो नदी बहती है उसके बड़े भूभाग को हम क्या कहते हैं, इंडस रिवर कहते हैं। सिंधु घाटी, उस क्षेत्र को सिंधु घाटी कहते हैं। देखना, अब ये रिवर है, सिंधु नदी है, ये आपकी सिंधु नदी जा रही है, ये आपकी सिंधु नदी आ रही है, ये आ रही है, ये आपकी सिंधु नदी जा रही है। तो इस सिंधु नदी ये है आपकी, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं जैसे कि सिंधु नदी है, ये आपकी सिंधु नदी जा रही है। ये इसकी सहायक नदी है जैसे कि झेलम है, चिनाब है ना, और रावी है, ये व्यास है, ये सतलज है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी नदी जारी है और ये पांचों नदी किस में मिल जाती हैं, सिंधु नदी में मिल जाती है। और सिंधु नदी कहाँ जाके गिर जाती है, अरब सागर में जाकर गिर जाती है। तो ये सिंधु नदी और इसके आसपास के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, जो सिंधु घाटी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं सिंधु नदी बह रही है, ये आपका पूरा क्षेत्र इसमें दिखाया गया है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जब वैसे मैं ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगी, ये आपकी सिंधु नदी जा रही है, ये आपकी झेलम आ रही है, ये आपकी चिनाब है, ये आपकी रावी है। इसमें ये सतलज नदी आ रही है और सतलज नदी में व्यास नदी आके मिल जाती है। यानी कि जो 5 सहायक नदियाँ हैं, इन 5 सहायक नदियों में केवल जो व्यास नदी है वो केवल भारत में बहती है ना। और भारत में सतलज नदी से आके मिल जाती है, हरी के बैराज नामक एक जगह है, यहाँ पर ये आके मिलती है। और ये जो हरी के बैराज नामक जगह है, यहीं पर आपका भाखड़ा नागर डैम बनाया गया है। यहीं से इंदिरा गांधी कैलान निकाली गई है, जो कि राजस्थान के जैसलमेर तक जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर हरित क्रांति पाई है। तो इस तरीके से हम देखेंगे, पूरा हम उसमें पढ़ेंगे ज्योग्राफी में। तो इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, सिंधु घाटी क्षेत्र कहते हैं। अब क्या है कि जो सिंधु घाटी है, हमारे भारत की क्या, दुनिया की जो सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है वो सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी तक एक सभ्यता का विकास हुआ था। यह सभ्यता जो आपकी भी मैंने सिंधु नदी की बात करी है, सिंधु नदी और उसकी जो 5 सहायक नदियां हैं उनके किनारे बसी हुई है। और सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक आपकी एक सभ्यता मिलती है हमें, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और ये सिंधु घाटी सभ्यता भारत के, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो ये कहाँ बसी हुई थी, नॉर्थ वेस्ट में सिंधु घाटी सभ्यता बसी हुई थी। कब, 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक ये सभ्यता हमें मिलती है, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। ठीक है,
ये आपका ये आपकी आ रही है, और ये जो ये आपकी कौन सी दिखा रखी है, ये आपकी इंडस रिवर दिखा रखी है। इंडस रिवर यहाँ पे तिब्बत में एक जगह है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है। और ये भारत में दमचोक एक जगह है यहाँ पर, वहाँ से एंटर करती है। और पाकिस्तान में चिल्लास से एंटर करती है, और ये जाके अरब सागर में इस तरीके से यहाँ पर गिर जाती है। ठीक है, तो ये आपकी इंडस रिवर है, और इसकी ये यहाँ पे सहायक ये नदियाँ हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम ये रिवर देखते हैं, ये पूरा आपका दिखाया हुआ है इसमें भी। ये जो भारत है दुनिया का बहुत ही समृद्ध देश था, इतना ज़्यादा संपन्न था कि इस भारत को क्या कहते थे, भारत को दुनिया में सोने की चिड़िया के नाम से विख्यात था। ठीक है, सोने की चिड़िया के नाम से विख्यात था भारत। इसलिए जो दुनिया का व्यापारिक केंद्र बन जाता है वो भारत बन जाता है, यानी कि दुनिया की जो सबकी दृष्टि होती है भारत की तरफ होती है, क्योंकि भारत को सोने की चिड़िया माना जाता है। जितने भी व्यापारी भारत में आते हैं वो सारे के सारे व्यापारी उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ और वेस्ट से आते हैं। नॉर्थ वेस्ट से आने के पीछे रीजन ये है क्योंकि पूरे का पूरा जो दक्षिण भारत है वो किससे है, समुद्र से यानी कि पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, आपने देख रहे हैं कि पूरा का पूरा कैसे नीचे आप देखेंगे तो ये किससे हुआ है, पानी से घिरा हुआ है। भाई नीचे क्या है, पानी से घिरा हुआ है। तो इसलिए जितने भी लोग भारत में व्यापार करने के उससे आए हैं सारे के सारे इधर यानी कि नॉर्थ वेस्ट से ही सारे के सारे लोग भारत में व्यापार करने के लिए आए, क्योंकि अभी समुद्र की से रास्ते की खोज नहीं हुई है कि समुद्र से कैसे जाया जाए कैसे नहीं, उसकी भी खोज नहीं हुई है। तो जितना भी व्यापारी वर्ग है वो कहाँ से आ रहा है, नॉर्थ और वेस्ट से आता है, क्योंकि सदर्न भारत में पूरा कैसा है आपका समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं। तो फिर अब क्या होता है कि जब भारत में व्यापार करने लोग आते हैं तो ये भारत में व्यापार करने आए, नॉर्थ और वेस्ट में व्यापार करने आए। तो सबसे पहले हमारे देश में जो व्यापार करने आते हैं वो अरब वासी लोग आते हैं, जो अरब के लोग हैं वो भारत में व्यापार करने आते हैं। और व्यापार करने आते हैं तो भारत को सिंधु नदी के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो भारत का ये जो क्षेत्र था, ये सिंधु नदी का जो क्षेत्र था ये बहुत ही संपन्न था। सिंधु घाटी के नाम से भी यहाँ सिंधु घाटी भी रही है, और ये बहुत ही संपन्न बहुत ही अच्छा उपजाऊ क्षेत्र था। तो जितने लोग आते हैं वो भारत को सिंधु नदी के नाम से जानते हैं, है ना, क्योंकि सिंधु नदी क्या है इसी क्षेत्र में पड़ती है, तो इसलिए भारत को किस नाम से जानने लगते हैं, सिंधु नदी के नाम से जानने लगते हैं। आगे क्या होता है कि जो अरबवासी लोग आते हैं वो भारत की जो पहचान, अरबवासी सिंधु नदी से क्या है भारत की पहचान करने लगते हैं, यानी कि भारत की क्या पहचान बन जाती है, सिंधु नदी के नाम से भारत की पहचान दुनिया में या अरब देशों में बन जाती है। लेकिन बन तो जाती है, लेकिन ये जो अरबवासी लोग थे जब ये सिंधु नदी का जो सिंधु है, सिंधु शब्द का उच्चारण करते थे, सिंधु शब्द का जो उच्चारण करते थे तो उच्चारण करने में गड़बड़ करते थे, है ना, सिंधु नदी का जो उच्चारण करते थे उसमें क्या करते थे ये लोग, गड़बड़ करते थे। तो गड़बड़ करने में क्या करते थे कि यहाँ की जो भाषा है वो कौन सी है, फारसी भाषा है, फारसी भाषा है। तो फारसी में जो संस्कृत है, संस्कृत की सै ध्वनि है में परिवर्तित हो जाती है। फारसी भाषा में जब हम सिंधु को बोलेंगे तो हम बोल देंगे हिंदू, सिंधु को हिंदू बोल देंगे, यानी कि फारसी में सै ध्वनि है में परिवर्तित हो जाती है। संस्कृत की सै किस में परिवर्तित हो रही है में परिवर्तित हो रही है, इसलिए हम सिंधु को क्या बोलने लगते हैं, हिंदू बोलने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये सिंधु से तो पहले सिंध बना, हम कहते हैं ना सिंध प्रदेश के वासी, तो सिंध बना। और सिंध से आगे कैसे देखते हैं कि पहले सिंध बना, सिंध से फिर क्या होता है, हिंद बना। हिंद कैसे बना, क्योंकि सै ध्वनि किस में तब्दील हो जाती है, ये है में तब्दील हो जाती है। तो इसलिए जो सिंधु या सिंध प्रदेश था उसे हिंद प्रदेश के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ, जो स्थानवाचक संज्ञा के रूप में जो सिंधु है वो हिंदू शब्द का निर्माण हो जाए, यानी स्थानवाचक संज्ञा के रूप में सिंधु से क्या बनता है, उस हिंद से क्या बनता है, हिंदू शब्द का निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो सिंधु को हिंदू नदी के नाम से जाना जाने लगता है।
जो आपकी सिंधु नदी है उसको किस नाम से जानने लगते हैं, हिंदू नदी के नाम से जानने लगते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं ये स ध्वनि है में तब्दील हो जाती है, तो सिंध से हिंद बना और स्थानवाचक संज्ञा के रूप में जो है हिंद से क्या बना, हिंदू बना। और सिंधु नदी को किस नाम से जानने लगते हैं, हिंदू नदी के नाम से जानने लगते हैं। ठीक है, अब क्या है कि जो अरब देशों में भारत की पहचान कैसे हुई, हिंदू नाम से होने लगी। ठीक है, अरब देशों में भारत की पहचान किस नाम से हुई है, हिंदू नाम से होने लगती है। और जो कालांतर में क्या होता है कि सिंधु नदी के पूर्व में जो सभी भारतीय प्रदेश थे, सभी भारतीय प्रदेश थे, उन्हें क्या नाम से जाने लगा, हिंदूवासी। यानी कि ये आपकी सिंधु नदी जा रही है, तो सिंधु नदी के इधर वाले क्षेत्र को क्या कहा जाने लगा, हिंदूवासी कहा जाने लगा। ठीक है, यानी कि जैसे ये आपकी सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी जा रही है, तो सिंधु नदी ये आपकी सिंधु नदी जा रही है, ये आपकी सिंधु नदी है। तो सिंधु नदी के इधर के क्षेत्र को क्या कहा जाने लगा, हिंदुस्तान या हिंदुस्तानी। तो इधर के क्षेत्र को क्या कहा जाने लगा, हिंदुस्तानी, है ना। सिंधु नदी के इधर के क्षेत्र को क्या कहने लगे हैं, हिंदुस्तानी कहने लगे हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि फारसी में जो स ध्वनि वो है में परिवर्तित हो जाती है। तो इस तरीके से सिंधु से सिंध बना और सिंध से हिंद बना और स्थानवाचक संज्ञा के रूप में हिंद से हिंदू शब्द का निर्माण होता है और सिंधु नदी को हिंदू नदी के नाम से जाने लगा है। ठीक है, तो अब क्या है कि अरब देशों में भारत की पहचान किस नाम से होने लगी, कि जो अरब देश थे उसमें क्या है, कौन सा प्रदेश से आप सामान लेके आ रहे हैं, हम हिंद प्रदेश से सामान लेके आ रहे हैं। तो भारत की पहचान दुनिया में किस नाम से होने लगी, सिंधु की नदी की वजह से हिंदू नाम से होने लगी। तो कालांतर में क्या हो जाता है कि जो आपकी सिंधु नदी के जो पूर्व का पूरा क्षेत्र में बता दें कि हिंदुस्तानी के नाम से जानने लगते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं सिंधु से सिंध बना, सिंध से हिंद बना और हिंद से हिंदी बना और हिंदी से हिंदुस्तान का निर्माण हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हिंदू शब्द अरब देशों में से आया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर हम देखें कि जो हिंदू है, हिंदू हम इस तरीके से देखें तो हिंदू कोई धर्म नहीं है, वे हिंदू धर्म नहीं है, क्योंकि सिंधु से तो सिंध बना है, सिंध से क्या बना है, आपका हिंद बना है, हिंद बना है, और हिंद से क्या बना है, हिंदी बना है, और हिंदी से क्या बना है, हिंदुस्तान बना है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये आपका कोई जो हिंदुस्तान है, जो हिंदू है, हिंदू अरब देशों के द्वारा दिया गया नाम है, जो कि सिंधु नदी के नाम पर दिया गया है। इस तरीके से हम देखें तो हिंदू कोई धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म क्या है, हमारा वैदिक धर्म है, सनातन धर्म है। धर्म वैदिक या सनातन धर्म है, हिंदू धर्म नहीं है। क्योंकि हमें कहीं भी वेदों में भी, जो वेद हैं, वेदों में भी या उपनिषद या शास्त्रों में कहीं भी हिंदू शब्द का उपयोग नहीं किया गया। तो धर्म क्या है, वैदिक धर्म है या सनातन धर्म है। ठीक है, और जो हमारा ये नाम दिया गया है, सिंधु से सिंध बना है, सिंध से हिंद बना है, हिंद से हिंदी बना है और हिंद से हिंदुस्तानी बना है। तो हिंदू शब्द किसके द्वारा दिया गया है, अरबों के द्वारा दिया गया है ना। तो इस तरीके से देखते हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। धर्म क्या है, आपका सनातन धर्म है या वैदिक धर्म है, क्योंकि वेदों शास्त्रों में कहीं भी हमें हिंदू शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। अब कहने का मतलब है कि हमारे धर्म का नाम हिंदू नहीं है, बल्कि अरब वासियों के द्वारा दिया गया नाम है, जो किसके नाम पर है, सिंधु नदी के नाम पर है। सिंधु नदी के नाम पर ही आपका हिंदू नाम पड़ा है। ठीक है, और किसने दिया है, अरब वासियों ने ये नाम दिया है। अब हम देखते हैं कि इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत को हिंदुस्तानी भी कहना उचित नहीं होगा, है ना। उचित क्यों नहीं होगा, क्योंकि हिंदू शब्द किसी धर्म से नहीं जुड़ा हुआ है, हिंदू धर्म से नहीं जुड़ा हुआ है। ये तो कालांतर में कहने लगे हैं कि हाँ, हिंदू धर्म क्या है, वैदिक धर्म है, सनातन धर्म है। और ये हिंदू शब्द किसने दिया है, ये आपका अरब वासियों ने नाम दिया है, जो कि सिंधु नदी के नाम पर पड़ा है। ठीक है, तो सिंधु नदी के नाम पर हिंदू नाम पड़ा है, उसी से हिंदुस्तानी कहा जाने लगा है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि हमारे देश का नाम जो है, इंडिया नाम कैसे पड़ा।
भाई पहले हिंदुस्तान पड़ा है तो फिर इंडिया नाम कैसे पड़ा है? अब क्या हुआ कि जब अरब के व्यापारी भारत से सामान लेके जाते थे तो भारत से सामान वो कहाँ लेके लेके जाते थे? अरब लेके चले जाते थे, यूरोप के देशों में लेके जाते थे। और वहाँ पे सामान जब लेके जाते थे और यूरोप के लोग कहते थे कि अरे भाई सामान कहाँ से लेके आए हो, तो वो कहते थे कि हम ये सामान जो है वो असली नाम नहीं बताते थे भारत का, है ना, असली नाम ना बताते, कहते थे कि हम हिंद देश से इस सामान को लेकर आए, यानी कि सिंध से क्या बन गया? हिंद बन गया, है ना, सिंध से क्या बन गया? हिंद देश से इस सामान को हम लेके आए हैं। ठीक है, हिंद देश से इस सामान को लेके आए, तो इस तरीके से कहते हैं हम हिंद देश से लाए हैं, असली नाम नहीं बताते थे। फिर इस तरीके से हम देखते हैं कि दुनिया में जो भारत विख्यात हो जाता है वो हिंद देश से भारत जो है दुनिया में विख्यात होने लगता है। ठीक है, एक अन्य मत के अनुसार ये माना जाता है कि जो अलेक्जेंडर था वो भारत आया। जब अलेक्जेंडर भारत आया तो वो अंग्रेजी में हिंदू शब्द से एच को हटा देता है, और हटाने पे क्या होता है? इंदू हो जाता है। एच हट गया तो क्या हो गया? इंदू हो गया। और कालांतर में क्या हो जाता है? ये जो इंदू है बाद में इंडिया के नाम से विख्यात हो जाता है। और यही जो इंडिया है बाद में जो यूरोपवासी भारतीयों को क्या कहने लगते हैं? इंडियन कहने लगते हैं। ठीक है, तो अन्य मत के अनुसार ये कहा जाता है। अब क्या हुआ कि इंडिया नाम प्रचलित होने का एक अन्य कारण और भी यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता रोम की सभ्यता की तरह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और बहुत ज़्यादा पूरे देश में फैली हुई थी, पूरी दुनिया में बहुत विख्यात थी, है ना। तो अब क्या होता है कि जो सिंधु को यूनानी में इंडस कहते हैं, मैंने आपको बताया कि इंडस रिवर भी कहते हैं, इंडस रिवर कहते हैं, तो सिंधु को यूनानी में क्या कहते हैं? इंडस कहते हैं। और इंडस का जो लैटिन भाषा में अर्थ होता है वो होता है इंडियन से। ठीक है, क्या होता है? इंडियन से होता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि सिंधु को यूनानी में क्या कहते हैं? इंडस कहते हैं, और इंडस का लैटिन में क्या अर्थ होता है? इंडियन होता है। अर्थ क्या हुआ? इस तरीके से हम देखते हैं इंडस वैली के नाम पर देश का नाम क्या पड़ जाता है? इंडिया पड़ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम दूसरी विचारधारा के अनुसार ये देखते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इंडस वैली के नाम से ही देश का नाम इंडिया पड़ता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हिंदू नाम दिया है वो अरब वासियों ने दिया है, और जो इंडियन नाम दिया है वो यूरोप वासियों ने दिया है ना। अब क्या हुआ कि जो अंग्रेज भारत में व्यापार करने आ जाते हैं, जब अंग्रेज भारत में व्यापार करने आते हैं तो उन्हें हिंदुस्तान या हिंदू का उच्चारण करने में कठिनाई होती थी, तो उन्होंने इसका हल खोज लिया। हल खोज के क्या देखा कि प्राचीन काल में जो भारत है वो सिंधु या हिंद या इंडस वैली के नाम से विख्यात था। तो उन्होंने क्या किया? इंडस वैली के नाम से विख्यात था तो उन्होंने अब हमारे देश को इंडिया कहना शुरू कर दिया, इंडिया नाम दे दिया और इंडिया कहना शुरू कर दिया। अब पूरी दुनिया में हम क्या है? इंडियन के नाम से, यानी कि इंडिया के नाम से पहचान हमारी पूरी दुनिया में बन जाती है। अब पूरी दुनिया में इंडिया के नाम से हमारी पहचान बन जाती है। और अंग्रेजों ने भारत में बहुत लंबे समय तक शासन किया है, क्योंकि 1757 से लेकर जो प्लासी का युद्ध होता है और 1947 तक भारत में क्या किया है? शासन किया है। जब ये भारत में शासन करते थे तो भारत में शासन करने के लिए बहुत से अधिनियम, कानून, नियम सब ये बनाते थे। इन सब को बनाने के लिए उसमें जो शब्द यूज करते थे उसमें ये इंडियन शब्द का ही यूज करते थे। जितने भी कानून बनाए, अधिनियम बनाए, तो उसमें क्या किया? इंडियन शब्द का यूज करते थे। अब जब इंडियन शब्द का यूज करते थे, अब देश क्या हो गया? आज़ाद हो गया। जब देश आज़ाद हो जाता है तो संविधान निर्माताओं ने अब हम ये देखते हैं कि संविधान निर्माताओं ने संविधान में भारत और इंडिया दोनों शब्दों का उपयोग किया, और किया तो क्यों किया? इसके पीछे क्या कारण है? अब हम इसको देखते हैं। अब अंग्रेजों ने, मैंने बताया कि लंबे समय तक शासन किया, जितने भी कानून अधिनियम बनाए वो सब इंडिया के नाम से बनाए। अब संविधान सभा में इस पे बहुत विचार विमर्श होता है कि जो भारत है, भारत का नाम क्या रखा जाए। अब हमारे देश में विभिन्न धर्म और जाति के लोग रहते थे, भारत को धर्म निरपेक्ष भी बनाना था। ठीक है, धर्म निरपेक्ष भी बनाना था।
और जो भारत शब्द है वो भारतीय संस्कृति और रीति रिवाज का प्रतिनिधित्व करता है, और जो इंडियन शब्द है वो आधुनिकता का प्रतिनिधित्व करता है। अब इन्होंने दोनों को समावेशित करते हुए भारत को गतिशील बनाना था, भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व भी करना था, आधुनिकता का प्रतिनिधित्व भी करना था, और साथ ही साथ जो अंग्रेजों के बनाए हुए बहुत सारे कानून थे उनको भी देश में लागू करना था। तो अंग्रेजों ने, क्योंकि भारत में अंग्रेजों ने देश में शासन करने के लिए जितने भी एक्ट बनाए हैं या कानून बनाए हैं उन सब में क्या किया, इंडिया शब्द का उपयोग किया है। ठीक है, उन सब में क्या किया, इंडिया शब्द का उपयोग इन्होंने किया है। जैसे कि आपका आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी, है ना। और दूसरी चीज क्या है, भारत को जो आज़ादी मिलती है, तो जब ब्रिटेन की संसद में 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया जाता है, तो उसमें ये कहा जाता है कि इंडिया और पाकिस्तान नाम के दो स्वतंत्र देश होंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि भारत को आज़ादी मिली वो भी इंडिया के नाम से मिली, और बहुत सारे जो कानून थे जो देश में लागू करने थे स्वतंत्रता के बाद वो भी इंडिया के नाम से बने हैं। तो अब जो आपके संविधान निर्माता थे उनके समक्ष समस्या उत्पन्न हो जाती है। जब ये समस्या उत्पन्न हो जाती है तो इस प्रकार, यानी कि जो भारत को आज़ादी मिलती है वो भी क्या मिलती है, इंडिया के नाम से मिलती है। तो जब संविधान निर्माताओं के समक्ष इस बात को रखा जाता है कि संविधान में इंडिया शब्द अगर नहीं लिखा गया तो आने वाले समय में बहुत समस्या हो जाएगी, क्योंकि अंग्रेजों के सभी अधिनियम और कानून भी किस नाम से हैं, इंडिया के नाम से हैं, है ना। तो इंडिया के नाम से है, यदि इंडिया शब्द नहीं जोड़ा गया तो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए जितने भी अधिनियम है, कानून है, वो अवैध हो जाएंगे। भाई देश आज़ाद होने पर इंडिया नाम नहीं होगा, और ये कानून किसके नाम से बने हैं, इंडिया के नाम से बने हैं। और स्वतंत्र भारत में एक भी कानून क्या है, वैध नहीं होगा, अवैध हो जाएगा। अब संविधान निर्माताओं को, क्योंकि संविधान में इंडिया शब्द ना होने पर अगर हमने ये कानून रखेंगे और इंडिया शब्द नहीं जोड़ेंगे तो ये इंडिया शब्द ना होने पर ये मैटर कहाँ जाएगा, न्यायपालिका में जाएगा, और न्यायपालिका इन सब कानूनों को क्या कर देगी, अवैध घोषित कर देगी। इसलिए संविधान में इंडिया शब्द को जोड़ा गया। ठीक है, इस तरीके से हम देखते हैं कि संविधान में क्या किया गया, इंडिया शब्द को जोड़ा गया है संविधान में। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर संविधान में इंडिया शब्द ना जोड़ा जाता तो जितने भी अंग्रेजों के कानून हैं, चाहे आईपीसी है, सीआरपीसी है या अन्य कानून हैं, वो अवैध घोषित हो जाते हैं। तो अगर हम ये देखते हैं कि आज जो हमारा संविधान का अनुच्छेद 1 ये कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, तो उसमें भारत और इंडिया दोनों शब्दों को जोड़ा गया है। अगर हम इंडिया शब्द को हटाते हैं, इंडिया शब्द को हटाते हैं तो हमें साथ के साथ वो सारे कानून भी समाप्त करने होंगे जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए हैं और आज भी लागू हैं, जैसे कि आईपीसी, सीआरपीसी और भी कुछ कानून हैं। तो उन सब कानूनों को भी हमें अपने हटाना होगा, अपने देश के नए कानून बनाने होंगे अगर हमें इंडिया शब्द को संविधान से हटाना है। तो इस तरीके से हम देखते हैं, तो हिंदू शब्द जो दिया जाता है वो अरबियों, जो अरब वासी हैं उन्होंने दिया है, इंडियन शब्द यूरोप वासियों ने दिया है। ये दोनों नाम जो है भारतीयों के द्वारा नहीं दिए गए हैं। तो अगर हम ये देखते हैं कि संविधान से इंडिया शब्द को हटाया जाता है तो हमें वो सारे कानूनों पर भी पहल करनी होगी, उन सबकी जांच करनी होगी जो संविधान में आज भी, जो हमारे देश में आज भी लागू हैं और जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं हमारे देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा, हमारे देश का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा, इन सबको हम देखते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर देश से इंडिया शब्द को हटाया जाता है, इंडिया शब्द को हटाया जाता है तो आपके ये जो सब कानून है ये भी अवैध घोषित हो जाएंगे, और साथ के साथ जितने भी आपके जितने पासपोर्ट है, वीजा है, जितने भी आपके विदेशों में हमारे राजदूत वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ों में सब कुछ एक शब्द होता है, इंडियन नाम होता है, इंडिया नाम होता है। तो हमें उन्हें सब चीज़ में परिवर्तन करना होगा, इंडिया की जगह हिंदुस्तान लिखना होगा या भारत लिखना होगा। तो ये सब लिखना होगा जिसमें लाखों अरबों का खर्चा आएगा। इस समय देश इस सब चीज़ को झेलने की कंडीशन में नहीं है, क्योंकि देश में आर्थिक मंदी का वैसी दौर चल रहा है, कोरोना वायरस से वैसी देश
में आतंक मचा हुआ है, उधर टिड्डी वाला प्रकोप चल रहा है, उधर आपका गुजरात और उसमें देख रहे हैं महाराष्ट्र में आपका तूफान आया हुआ है। तो चारों तरफ देश जो है आपदाओं से घिरा हुआ है। इस आपदा में इंडिया शब्द को हटाना सही नहीं माना जाएगा, और वैसे भी अगर कानूनी दृष्टि से देखा जाए तो वैसे भी ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि देश का नाम इंडिया और हिंदुस्तान कैसे रखा, क्योंकि हिंदू शब्द भी जो है वो अरब वासियों ने दिया है, और इंडियन नाम जो दिया है वो यूरोप वासियों ने दिया है। तो इस तरीके से देखा जाए कि इस समय तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा जो देश की कंडीशन है।